हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम एमसीक्यू सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम अपने 12 अनुसूचियों मतलब 12 शेड्यूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान को जब अडॉप्ट किया गया था तो हमारे पास केवल और केवल 8 शेड्यूल थे, लेकिन प्रेजेंट अगर हम देखें तो 12 शेड्यूल हमारे पास प्रेजेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि 4 शेड्यूल्स को आपने समय समय पे अमेंडमेंट करके जोड़ा है। तो उन चारों के बारे में हम बात करेंगे, सभी के आर्टिकल से रिलेटेड हम बातें करेंगे और पूरे के पूरे 12 शेड्यूल देखेंगे। लेकिन मैं आपको आज 12 शेड्यूल ना पढ़ा के केवल और केवल 11 शेड्यूल ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि 8वें नंबर का जो शेड्यूल है वो हमारी भाषाओं पे है, लैंग्वेजेस पे है, जिस पे हम सेपरेटली बात करेंगे। अलग से उसका आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है, आज हम 11 शेड्यूल और उन पे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन रख लीजिए और नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो अभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि अभी एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की ओथ के बारे में, उनकी शपथ के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा पंचायतों से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, उसके आर्टिकल से क्वेश्चन बनता है ना। तो अब आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो हमारी वेबसाइट पे जो है आज की क्लास की पीडीएफ अवेलेबल होगी, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। उसके अलावा कैसे इन 12 शेड्यूल को हम याद रखें, कोई ट्रिक टेक्निक तो होनी चाहिए, क्योंकि 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे पास। किसी में ओथ के बारे में है, तो किसी में राज्यसभा की सीट है, तो कहीं पे भाषाएं हैं, कहीं पे दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो कैसे उनको याद रखें, तो उसके लिए एक ट्रिक भी है जो वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, जिससे पूरे के पूरे 12 शेड्यूल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। Which one of the following schedule of the Indian Constitution list the name of state and specify their territory? ऐसी कौन सी अनुसूची है भारतीय संविधान की जिसमें राज्यों के नाम और यूनियन टेरिटरी के नाम है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारी पहली अनुसूची जो हमारा फर्स्ट नंबर का शेड्यूल है, उसमें आपको हमारे स्टेट और यूटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भारत जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया है ना। राज्यों का संघ जो है वो भारत है। तो कौन कौन से राज्य होंगे, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इन सब के बारे में जानकारी आपको पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल से देखने को मिलेगा। तो शेड्यूल नंबर 1 जो है वो हमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जुडिक्शन के बारे में बताता है। बेसिकली ये आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक डील करने का काम, मतलब आप कह सकते हो हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ डील करने का काम शेड्यूल नंबर 1 करता है। अब जब भी कोई भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि नए स्टेट का फॉर्मेशन होता है, या फिर दो पुरानी यूटीज़ हैं उनका मर्जर होता है, या स्टेट को यूटी बना दिया जाता है, या फिर यूटी को स्टेट बना दिया जाता है, तो जो भी चेंजेस हमारे स्टेट या यूटी में होते हैं उसके बाद हमारे शेड्यूल नंबर 1 में अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि पहला अमेंडमेंट हमने फर्स्ट शेड्यूल में कब किया था, 7वें नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। याद है, हमने 7वें नंबर का संविधान संशोधन 1956 में किया था, जिसमें हम आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की थी। और फिर उसके बाद फजल अली कमेटी आई थी, जिसके रिकमेंडेशन से हमने 14 राज्य का गठन किया था, है ना। तो अगर कोई भी अमेंडमेंट होते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको शेड्यूल नंबर 1 में भी अमेंड करना होगा। सबसे जो मोस्ट रिसेंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, अब हमने क्या किया, जम्मू और लद्दाख दो अलग अलग यूटीज़ बना दी। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर 1 में संशोधन करने की ज़रूरत है। हमने दादरा नागर हवेली और दमन और दीव का मर्जर कर दिया, इसके लिए भी हमें शेड्यूल नंबर 1 में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो कभी भी कोई भी चेंजेस होते हैं यूटी या स्टेट के फॉर्मेशन से रिलेटेड या उनके मर्जर से रिलेटेड, तो हम शेड्यूल नंबर 1 में अमेंडमेंट करते हैं। याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक हमारा संविधान की अनुसूची नंबर 1 डील करती है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, द फॉर्म ऑफ ओथ आर अफर्मेशन इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, रिसेंटली राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अभी कुछ दिन बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है। अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट्स के जज अपॉइंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है ना। इन सभी लोगों को आपने देखा होगा ओथ या शपथ दिलाई जाती है ना। जैसे कि 25 जुलाई को आपने देखा कि प्रेसिडेंट जो हमारी बनी है
द्रौपदी जी, उनको एन.वी. रमन्ना ने शपथ कराई, क्योंकि प्रेसिडेंट को ओथ कराने का काम सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो क्या ओथ लेंगे वो, किस तरीके की ओथ लेंगे? हमारे देश की अखंडता की ओथ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का ओथ लेंगे, या गोपनीयता की शपथ लेंगे? किस तरीके की शपथ लेंगे, कौन सा व्यक्ति? ये बात कहाँ पर मेंशन है? तो आंसर हो जाएगा, ये बात हमारी मेंशन है हमारे 3rd नंबर के शेड्यूल में। ठीक है, तीसरे नंबर की अनुसूची में। क्लियर हो गया? तो पहली अनुसूची में राज्यों का नाम था। अब कोई राज्य बना दिया है आपने, तो उस राज्य पे कोई ना कोई व्यक्ति तो रूल करेगा, और जब व्यक्ति उस पर रूल कर रहा है, कोई पार्टी रूल कर रही है, तो उसके जो पर्सन्स होंगे उनको ओथ कराई जाएगी। तो 3rd नंबर के शेड्यूल में आपको शपथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे लिस्ट को मैच करना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर ऑफ यूनियन कौन सी शपथ लेते हैं? तो ये बात तो हमें पता है कि हमारे संविधान की रक्षा करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, और समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना, ये काम किसका होता है? तो हमारे संविधान की रक्षा करने का काम तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। तो अप होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये किसका ओथ हो जाएगी? ये ओथ हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जज की। ठीक है ना? अगली बात करते हैं। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने शपथ ली है, तो वो किस बात की शपथ लेते हैं? वो शपथ लेते हैं कि वो निष्ठा के साथ संविधान का सम्मान करेंगे। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शपथ हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर फॉर यूनियन। तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो शपथ लेते हैं फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, कि वो सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और जो मिनिस्टर ऑफ यूनियन होते हैं वो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो इस तरीके से उनकी ओथ, कौन सा व्यक्ति कौन सी ओथ लेगा, ये सारी चीज़ें आपको हमारी अनुसूची नंबर 3 मतलब शेड्यूल नंबर 3 में देखने को मिलता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इस लिस्ट को एक बार देख सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं वो गोपनीयता की शपथ, ओथ ऑफ सीक्रेसी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। फिर पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट जो है वो भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। जो हमारे एमपीज होते हैं वो भी अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए और हाई कोर्ट के जज हो गए, वो शपथ लेते हैं कि अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, है ना। देश के संविधान की रक्षा करने का काम हमारे जुडिशरी का होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज ये शपथ को लेते हैं। इसके अलावा हमारे जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, जिन्हें हम कैग कहते हैं, वो भी अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। स्टेट मिनिस्टर ओथ ऑफ सीक्रेसी, है ना, इन्फॉर्मेशन को, गोपनीयता की शपथ लेते हैं। फिर हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन सा व्यक्ति किस बात की शपथ लेता है और किस आर्टिकल में ये बातें मेंशन है। तो जैसे कि मैंने कहा था हाई कोर्ट, ये एमपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन था, है ना। हाई कोर्ट के जजेस की जो शपथ होती है, ओथ होती है, वो आर्टिकल 219 में मेंशन है, 219। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर्टिकल 75 क्लॉज 4 में मेंशन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 99। सुप्रीम कोर्ट जज आर्टिकल 124 का क्लॉज नंबर 6 में सुप्रीम कोर्ट के जज का ओथ है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम कैग कहते हैं, 148 क्लॉज 2 में मेंशन है। स्टेट मिनिस्टर 164 क्लॉज 3 में मेंशन है। तो यहाँ पे वो ओथ से रिलेटेड आर्टिकल है। आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो ओथ है या शपथ है वो आर्टिकल 124 क्लॉज 6 में मिलेगा। वहीं हाई कोर्ट के जज का आपको आर्टिकल 219 में शपथ का प्रोविजन देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among the following does not find mention in the second schedule of the Indian Constitution? सेकेंड शेड्यूल में कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। तो आंसर हो जाएगा चारों के चारों, ऑल ऑफ द अबव। ये कोई भी व्यक्ति जो है वो शेड्यूल नंबर 2 में शामिल नहीं है। जैसे कि मैंने शेड्यूल नंबर 1 के बारे में बात की, ये हमको हमारी स्टेट और यूटी के बारे में बताता है। ठीक है, अब स्टेट और यूटी को आपने गठन कर लिया। अब आप इन स्टेट या यूटी पे कोई ना कोई व्यक्ति तो है जो रूल करेगा। कोई भी व्यक्ति शासन करेगा या काम करेगा तो उसकी कुछ सैलरी भी होगी, है ना, उसको कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे। तो इनकी सैलरी से रिलेटेड इनको क्या प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, सैलरी दी जाएगी, अलाउंसेस दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड नंबर के शेड्यूल में मिलती है। और थर्ड नंबर का शेड्यूल आपने देखा है जो कि ओथ से या शपथ से रिलेटेड है।
क्लियर हो गए? तो तीनों शेड्यूल आपको आई थिंक याद हो गए होंगे। पहले में राज्य है, दूसरे पर राज्य में जो रूल कर रहा है व्यक्ति उसकी सैलरी के बारे में बात की गई, और तीसरे में उनकी शपथ की बात की। ठीक है, हम आपको पैसा तो दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, लेकिन आप शपथ लीजिए कि आप अपना काम पूर्ण निष्ठा के साथ, इंटीग्रिटी के साथ करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप ये तीनों आर्टिकल याद रख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि कौन सा पर्सन यहाँ पे मेंशन नहीं है सेकंड शेड्यूल में, तो याद रखिएगा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, ये चारों व्यक्ति जो हैं वो शेड्यूल 2 की लिस्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा आप देखें गवर्नर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इसके बाद आपके लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, सभी कुछ शेड्यूल नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा इन 4 व्यक्तियों के अलावा। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि लिखा है कि शेड्यूल नंबर 2 जो है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें सैलरी हो गई, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की बातें की गई हैं। पार्ट नंबर ए जो है वो गवर्नर और राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में बात करता है, गवर्नर और राष्ट्रपति की सैलरी के बारे में बात करेगा। अब पार्ट बी नहीं देख रहे हैं, अभी हम पार्ट सी पे बात कर रहे हैं। तो पार्ट सी जो होता है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, है ना, उन सब लोगों के बारे में। हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटर होते हैं, हमारी जो विधानसभाएं होती हैं, उनके भी स्पीकर्स होते हैं, तो उन सभी लोगों की सैलरी के बारे में पार्ट नंबर सी में देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी सैलरी दी जाती है, पेंशन दी जाती है, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट नंबर डी में देखने को मिलेंगी। और हमारे जो कैग होते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके बारे में बात आपको पार्ट नंबर ई में मिलेगी। अब पार्ट नंबर बी जो था उसमें आपको पीएम, सीएम, है ना, इन सब की सैलरी के बारे में देखने को मिलता, लेकिन हमने यहाँ पर 7th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से इसको ओमिट कर दिया, मतलब इसको हटा दिया। तो यहाँ पर आप देखिए कहीं भी पीएम, सीएम, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि सैलरी के बारे में बातें शेड्यूल 2 में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 4th शेड्यूल में क्या बात की गई है? तो 4th शेड्यूल जो है वो बोलता है कि किस राज्य में राज्यसभा की सीट कितनी होगी। अलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट जो है वो 4th शेड्यूल में मेंशन है, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इट एलोकेट सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिएगा हमारे देश में जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि सबसे ज़्यादा सीट राज्यसभा की यूपी में है, 31 सीट्स है ना। तो यहाँ पे जनसंख्या के आधार पर उस राज्य की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हमारा जो शेड्यूल नंबर 4 है उसमें लिखा है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की 250 होगी, जिनमें से 12 व्यक्ति नॉमिनेट होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और 238% जो है वो क्या होंगे, स्टेट और यूटी से होंगे, जो कि इलेक्टेड होंगे। उनका इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होगा। ये सारी बातें आपको आर्टिकल 80 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं। अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं तो अभी 245 सीट है राज्यसभा में, जिसमें 233 मेंबर्स जो है वो स्टेट और यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है, और 12 जो मेंबर है वो राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्ट होते हैं। तो किस राज्य में राज्यसभा की सीट कितनी होंगी, ये बात आपके शेड्यूल नंबर 4 में देखने को मिलती है। ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The provision in 5th schedule and 6th schedule in the Constitution of India is made in order to। अब 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची हमें क्या बताती है? तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं या हर एक राज्य में ट्राइबल होते हैं, है ना। बहुत सारी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं, ट्राइबल रहते हैं, जैसे कि मेघालय चले जाओ तो गारो खासी जयंतियाँ देखने को मिलेंगी। तो अब इन ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभाला जाए, और कोई एरिया ट्राइबल एरिया है या नहीं है, इस बात का निर्धारण कौन करता है? इस बात को डिसाइड राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जो है वो हमें शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट के बारे में, उनके प्रोटेक्शन के बारे में बातें करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, ही आपको 5th और 6th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। सारे राज्यों की जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बातें आपको 5th शेड्यूल में मिलती हैं, एक्सेप्ट 4 स्टेट। वो जो बचे हुए 4 स्टेट हैं उनके बारे में आपको 6th शेड्यूल में मिलता है। बात समझ में आ रही है? मतलब हमारे पास 28 राज्य है, तो 24 राज्यों में जो ट्राइबल एरिया है उसके बारे में आपको 5th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। जो बचे हुए 4 हैं उसके बारे में आपको 6th शेड्यूल में देखने को मिलेगा। अभी हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। शेड्यूल से अनुसूचियाँ क्या होती हैं? एक टेबल होती है जो कि एडिशनल डिटेल हमको देती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें मेंशन नहीं है वो बातें आपको अनुसूचियाँ या शेड्यूल से जानने को मिलती हैं। अभी हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं।
सबसे पहले अगर शेड्यूल की चर्चा के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था ना, भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में बात की गई थी और 10 शेड्यूल को इंक्लूड किया गया था। लेकिन जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 का दिन था, है ना, तो जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 1949 में, तब हमारे पास 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे, लेकिन आज हमारे पास 12 शेड्यूल है। मतलब 4 बार हमने यहाँ पे जो है वो अमेंडमेंट किया है। ठीक है, जो 9th नंबर का शेड्यूल था वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नंबर के अमेंडमेंट से किया था, जो कि 1951 में हुआ था। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। 10वां जो नंबर का शेड्यूल था उसको पहले हमने 35th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया था, जिसमें हमने सिक्किम को ऐड ऑन किया था। लेकिन बाद में जब हमने 36 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया तो सिक्किम को हमने क्या बना दिया, एक स्टेट बना दिया और 10वीं अनुसूची को हमने हटा दिया। वापस से 1985 में हमने 52nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और 10वें नंबर को शेड्यूल को जोड़ा। बात समझ में आई? ये बात बहुत कम लोगों को आई थिंक पता होगी कि 10th नंबर के शेड्यूल को पहले हमने 35वें संविधान संशोधन से जोड़ा था, लेकिन सिक्किम को जब हमने राज्य का दर्जा दे दिया तो उसको हमने हटा दिया और फिर वापस से 52वें नंबर का 52nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और हमने 10वीं अनुसूची को जोड़ा, जो कि दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ को शोकेस करता है। तो इसलिए प्रेजेंट में हमारे पास 12 शेड्यूल है। तो ये बात शायद कम लोगों को पता होगी, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा राज्य जो 6वीं अनुसूची में नहीं मेंशन है? असम, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। जैसे कि मैंने कहा कि 6 नंबर के शेड्यूल में 4 राज्यों के जो ट्राइबल एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जिनमें से 3 राज्य तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और उसके अलावा है मेघालय, गारो खासी, जयंतिया। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चारों के बारे में आपको 6वें शेड्यूल में मिलता है, नागालैंड इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। With reference to the Constitution of India, which one of the following pair is not correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर सही तरीके से मैच नहीं है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट मैं आपको बता दूं, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 3 सूचियाँ होती हैं, 3 लिस्ट होती है, मैं आपको बता देती हूँ। एक कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची होती है, एक होती है संघ सूची जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, और तीसरी होती है हमारी स्टेट लिस्ट जिसको हम राज्य सूची कहते हैं। ठीक है, जो हमारी स्टेट लिस्ट होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट आएंगे उस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। संघ सूची या यूनियन लिस्ट जो होती है, यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम समवर्ती सूची भी कहते हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन को भी होता है और सेंट्रल को भी होता है, यूनियन को भी होता है और स्टेट्स को भी होता है। बात समझ में आई है? तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन मतलब हमारी शिक्षा, एजुकेशन मतलब हो गई हमारी शिक्षा। तो आपको पता होगा हमारे राज्यों में एक स्टेट बोर्ड भी चलता है, लेकिन आपके राज्यों में सीबीएसई बोर्ड भी होगा, है कि नहीं? मतलब जो शिक्षा से संबंधित कानून होते हैं वो राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो एजुकेशन जो है वो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में पहुंच जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मैच नहीं है। फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट, स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट लिस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यूनियन लिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट, कौन सा मैच नहीं है? तो यहाँ पे जो 2nd नंबर वाला है वो मैच नहीं। स्टॉक एक्सचेंज पे कानून यूनियन लिस्ट बनाती है। कौन बनाता है कानून? यूनियन लिस्ट बनाती है, जबकि फॉरेस्ट पे कॉन्करेंट लिस्ट बनाता है। फॉरेस्ट जो है सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या बैंक्स जो है वो भी हमारे यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है। पब्लिक हेल्थ हमारे स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारी यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ना कि कॉन्करेंट लिस्ट का। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो स्टॉक एक्सचेंज आर लिस्टेड इन द 7th शेड्यूल आर्टिकल 246। तो यहाँ पे लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट में आपको जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर फॉरेस्ट के बारे में कॉन्करेंट लिस्ट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ये सभी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं। ओके है, तो एक बार देख लेते हैं। देखिएगा हमारे संविधान में जो शेड्यूल नंबर 7 है, 7वां अनुसूची, उसमें आपको 3 लिस्ट दी गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और ये बातें आपको आर्टिकल नंबर 246 में देखने को मिलेंगी। 3 लिस्ट है
और उन लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार को देखने को मिलता है। अब समय समय पे कई बार इसमें चेंजेस हुए हैं। जैसे अगर अभी हम वर्तमान में देखें, प्रेजेंट में देखें, तो यूनियन लिस्ट में जब बनाई गई थी तो 97 सब्जेक्ट थे, लेकिन आज के समय में यूनियन लिस्ट में आपको 100 विषय हैं। 100 ऐसे विषय हैं जिस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट है जिस पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। और हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स है जिस पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट और सेंट्रल दोनों को होता है। अब कौन से वो सब्जेक्ट है तो एक बार ब्रीफ में देखेंगे हम, है ना। तो देखिएगा, यूनियन लिस्ट में आपको ऐसे सब्जेक्ट मिलते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड कोई है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री से रिलेटेड कोई है, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, पोस्टल सर्विस, ये सभी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है। अगर हम स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो पब्लिक ऑर्डर, फिर इसके अलावा पब्लिक हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट परचेज, सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, रिसर्च, फिशरी, स्टेट पब्लिक सर्विस, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन हाँ, आर्टिकल 249 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है। आर्टिकल 249 पार्लियामेंट को पावर देता है कि अगर कोई सब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट का है तो उस पे कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है? तो आंसर है यस। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए राज्यसभा से, और राज्यसभा कहे कि हाँ, ये सब्जेक्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट का है, हालांकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना पाएगी। दूसरा है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के समय भी जो है वो कानून बना सकती है केंद्र सरकार स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में। या फिर दो या दो से ज़्यादा राज्य एक रेजोल्यूशन पास करें और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करें कि ये कोई सब्जेक्ट है जो हमारे दोनों राज्यों के लिए है, आप इस पर कानून बनाएं, तब ऐसा हो सकता है। चलिए अगली बात करते हैं, हमारा 69 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1991 में पास हुआ था। इस 69वें नंबर के संविधान संशोधन से हमने दिल्ली जो क्षेत्र है, राजधानी क्षेत्र, उसको डिक्लेयर किया था एनसीआर रीजन। ठीक है ना, नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो हमने दिल्ली को डिक्लेयर किया था 69 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 से। और यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होती है कि वो स्टेट लिस्ट के पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे कानून बना सके। इस बात को याद रखना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पुलिस होती है। इस बात को आपको याद रखना होता है ना, एसएससी सीपीओ वगैरह एग्जाम्स होते हैं, बस वही कहानी है। चलो नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, जिसमें क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, ट्रेड यूनियन, है ना, ऐसे कई सब्जेक्ट आते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग भी कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसको याद रखना है आपको। 42 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से हमने 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट के थे, हमने उनको कॉन्करेंट लिस्ट में मूव किया था। वो 5 सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड प्रोटेक्शन, वेट एंड मेजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी थी 42वें नंबर के संविधान संशोधन से। अच्छा, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट का हमने जो कॉन्सेप्ट है वो बोरो किया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मेंबरशिप ऑफ। जो हमारा 9वीं नंबर की अनुसूची है जो कि पहले संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ी गई थी। पूछा जा रहा है उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। सभी को पता है 1951 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारी संसद किसी भी सब्जेक्ट को या कानून को जो है वो 9वीं अनुसूची में जोड़ सकती है। बिल्कुल सही बात है, 9वीं अनुसूची में संसद किसी भी लॉ को एड ऑन कर सकती है। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन। अच्छा, जब 9वां अनुसूची बनाया गया था तो ये बात थी कि इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब केशवानंद भारती केस होता है उसके बाद से ये डिसाइड किया जाता है कि ऐसा नहीं है कि 9th शेड्यूल में आप कुछ भी जोड़ते जाओगे और उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसमें कोर्ट पे सुनवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है। पर हाँ, पहले ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल और केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो 9 शेड्यूल बेसिकली लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधारों से संबंधित है, जिसके अंतर्गत जमींदारी सिस्टम को हमें ख़त्म करना था। ठीक है ना। फर्स्ट अमेंडमेंट करके 1951 में हमने 9th नंबर के शेड्यूल को जोड़ा था। ठीक है, फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1973 मतलब केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी हमने सब्जेक्ट को 9th नंबर के शेड्यूल में जोड़ा है उन सब पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो आज के समय में 9th नंबर के सब्जेक्ट जो कि 1973 के बाद लिस्ट में जोड़े गए हैं उनमें जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो हम सभी को पता है 52nd नंबर के संविधान संशोधन से राजीव गांधी की गवर्नमेंट के समय 1985 में हमने 10th नंबर के शेड्यूल को जोड़ा था, जो कि डील करता है आया राम गया राम या फिर दल बदल कानून या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10th शेड्यूल। ठीक है, 10th शेड्यूल। और 10th शेड्यूल में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से एक बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। नेक्स्ट है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिफर टू द। अब जो 73वें नंबर का संविधान संशोधन हमने किया था 1992 में, जिसके अंतर्गत हमने शेड्यूल नंबर 11 को जोड़ा था। पूछा जा रहा है वो किसके साथ डील करता है? तो हमें पता है जो 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन था वो पंचायतों के साथ, पंचायती राज इंस्टीट्यूट के साथ डील करता है। तो सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन द कंट्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 11 शेड्यूल हमने जोड़ा था यहाँ पे 73rd नंबर के अमेंडमेंट करके 1993 में, जिसके अंतर्गत पंचायती राज इंस्टीट्यूट को इंट्रोड्यूस किया गया था और उनको कुछ सब्जेक्ट भी दिए गए थे जिन पे कानून बनाने का अधिकार पंचायतों को होता है, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 29। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो हमारी पंचायतों को होता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इनका एक ही एम है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या डिसेंट्रलाइज करना। किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मेन यही एजेंडा है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, कोई भी अमेंडमेंट अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में करना है तो उसे केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको गलत हो गया। हमें पता है आर्टिकल 368 से हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है इफ़ सच अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रेटिफाई बाय द लेजिस्लेटर ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोल रहा है अगर कोई भी हम अपने संघीय संरचना में कॉन्स्टिट्यूशन की परिवर्तन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या हमें राज्यों के रेटिफिकेशन की ज़रूरत है? तो आंसर है नहीं। अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है जो राज्यों के साथ एसोसिएटेड है, तब हम राज्यों का रेटिफिकेशन लेते हैं, आधे से आधे ज़्यादा राज्यों की परमिशन लेते हैं। अदरवाइज स्पेशल मेजॉरिटी के साथ हम अमेंडमेंट बिल को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीदर वन नॉट टू, कोई भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कंटेन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटीज़। तो जो म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं, नगर पालिका, नगर निगम जिन्हें हम कहते हैं, उनकी पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहाँ पर की गई है? तो हमने अपना 74th नंबर का संविधान संशोधन किया था और शेड्यूल नंबर 12 को जोड़ा था। उसमें हमने यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में बात की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12th नंबर के शेड्यूल। तो 12th नंबर के शेड्यूल जो है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा है, जिसमें पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ की बात की गई है और उनके अंतर्गत 18 सब्जेक्ट है। जैसे कि पंचायतों को 29 सब्जेक्ट है जिस पे वो कानून बना सकते हैं, वैसे म्यूनसिपालिटीज़ को 18 सब्जेक्ट है जिन पे वो कानून बना सकते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे 12 शेड्यूल मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको कुछ आर्टिकल याद रखने हैं। तो आपको 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 नए हमने शेड्यूल को जोड़ा है, इनसे रिलेटेड आर्टिकल पता होने चाहिए। तो हमारा जो 9th नंबर का शेड्यूल है, जो कि हमने पहले संविधान संशोधन से जोड़ा है, जो कि लैंड रिफॉर्म से है, इसका आर्टिकल है 31B। 10th शेड्यूल जो कि 52nd नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा है, ये डील करता है आर्टिकल 102 क्लॉज 2 और 191 क्लॉज 2 से।
11 शेड्यूल जो कि पंचायतों के बारे में है, आपको आर्टिकल 243G में मिलेगा, और 12 शेड्यूल जो म्यूनसिपालिटीज़ के पावर के बारे में है तो वो आर्टिकल 243W में मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अब अंत में जैसे कि मैंने कहा था, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगी जिससे आप एटलीस्ट पूरे शेड्यूल को अपने दिमाग में रख पाएँ। तो बड़ी आसान सी ट्रिक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, अब अगला इलेक्शन होगा तो हो सकता है कोई और प्राइम मिनिस्टर बने, फिर अगला इलेक्शन होगा तो पुराना जो पीएम होगा वो रोएगा, आंसू रोएगा, है ना, कि यार यार हम तो इलेक्शन हार गए। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बस इतनी सी ट्रिक है, मैटर सॉल्व। कैसे? टीयर्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स, तो टी से मतलब जो हमारी टेरिटरीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनके बारे में बात करता है। ई से मतलब होता है एम्यूल्यूमेंट्स, मतलब सैलरी अलाउंसेज और प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है। ए अफर्मेशन या ओथ के बारे में बात करता है। आर राज्यसभा की सीट्स के बारे में बात करता है, ठीक है ना। एस जो है वो शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बात करता है। ऑफ, ओ एफ, ऑफ, ओ क्या है? अदर शेड्यूल एरिया, जो 4 राज्य मैंने बताए थे उनके शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। एफ जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब हमारे तीनों लिस्ट जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को इंडिकेट करती हैं, वो आपको एफ में मिलेगा। अब है ओल्ड, ओल्ड, ओ से आप यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाई हैं, तो 8वां शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है। एल लैंड रिफॉर्म से है, फिर डी एंटी डिफेक्शन से है, एंटी डिफेक्शन 10वां हो गया, और फिर पीएम, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपालिटीज़। तो इस तरीके से आप पूरे 12 शेड्यूल को याद रख सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो अगर आपने याद कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, समझ में आ गया है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे कि इनमें से कौन सा शेड्यूल मैच नहीं हो रहा है। 3rd शेड्यूल ओथ से रिलेटेड है। 4th शेड्यूल जो है वो प्रोविजन एज अ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। 7th शेड्यूल यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट से है। 12वां शेड्यूल म्यूनसिपालिटी से है। कौन सा शेड्यूल मैच नहीं है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये पूरा टॉपिक इस तरीके से ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक को MCQ के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।